Dear friends, this is Manish. Welcome to English Solution. In this video today I will discuss about the noun and the cases. Okay. So पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे नाउन के बारे में, देन नाउन की कंप्लीट सीरीज को हम लोगों ने कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोगों ने समझा था किस तरीके से नाउन काम करते हैं, सिंगुलर से कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्लूरल नाउन में. ओके. तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नाउन एंड केसेस के बारे में. ओके. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन ये आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट. मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से समझ सको. ठीक है. तो बेसिकली ये एग्जाम के पर्पज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. केसेस क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केसेस क्या होते हैं, पजेसिव केसेस क्या होते हैं, देन रिफ्लेक्सिव केसेस एंड वोकेटिव केसेस क्या होते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं, लेकिन आज हम लोग अच्छी तरीके से इसको समझेंगे. ठीक है. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. उससे पहले मैं टीचर्स डे के लिए आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. और टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देख सकते हैं, क्योंकि गुरुओं का जो एक शिक्षा का जो हाथ होता है ना हम लोगों के ऊपर, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरीके से वो हमें शिक्षा देते हैं और वो हमें सिखाते हैं सारी चीज़ों को. तो पेरेंट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो दूसरे पेरेंट्स हमारे माने जाते हैं, वो हमारे टीचर्स होते हैं. ठीक है. तो स्पेशल डे है और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि टीचर एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखता है. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं टीचर्स के बारे में, जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि टीचर्स ही ऐसा है जो आपके हित के बारे में सोचता है. देन टीचर कभी भी आपका बुरा नहीं सोचता. ये इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचा है, क्योंकि अगर वो आपको पढ़ा रहा है, देन अगर वो आपको चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो आप देखिए ना कि उनको इस बात के लिए कभी वो नहीं होती कि आप कहाँ पर कैसी चीज़ों को करेंगे, है ना. तो टीचर एक स्पेशल, मैं तो कहता हूँ आपकी हर किसी की लाइफ में एक टीचर होना जरूरी है. डिपेंड ये नहीं करता कि आप एजुकेशन क्षेत्र में हो, तो एजुकेशन क्षेत्र के पर्पज से ही सिर्फ एक टीचर होता है. हर किसी लाइफ में, हर किसी में ही एक टीचर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. क्योंकि जब एक टीचर का हाथ होता है ना, तो आप एक कंट्रोल में रहते हो ना कि हम किस तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं. तो ये सब टीचर आपको गाइड करता है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो, आपको कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ आप गलती कर रहे हो. ठीक है. तो मैंने पहले से बोला कि अगर हम टीचर्स के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है. उनका इतना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में. सबसे बड़ा रोल टीचर्स का होता है, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है और छोटे बच्चे को क्या है कि उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं. देन उसके बाद जब वो उनका दाखिला करा देते हैं ना स्कूल में, तो स्कूल में उनके टीचर्स ही उनके पेरेंट्स बन जाते हैं और फिर वो उनकी देखभाल करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. एक शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है ना. और एक फक्र की बात होती है ये अपने आप में कि एक कोई व्यक्ति अगर टीचिंग लाइन में है. आई रेस्पेक्ट टू ऑल द जॉब. मैं सारी जॉबों को अच्छी तरीके से मतलब उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप और किसी प्रोफेशन में हो और अगर आप एक टीचर हो तो एक बेस्ट है. मतलब आप जब किसी को पढ़ा रहे हो, देन आप छोटे से लेवल के, न से प्राइमरी से लेकर के आप जब किसी भी अपर लेवल तक जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप एक इंडिकेट कर पाते हो उनसे, उनकी लाइफ को आप देख पाते हो कि कैसे इस जनरेशन से हम गुजरे हैं, है ना. और आज ये बच्चे जो हैं उसी जनरेशन से गुजर रहे हैं और उसी जनरेशन में ये पीढ़ी बाई पीढ़ी बढ़ रहे हैं. तो आप उन चीज़ों को पर्सनली इंटरेक्ट करते हो उस बच्चे के साथ में. तो अगर आप एक टीचर हैं तो द बेस्ट, मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है. और अक्सर ऐसा समाज में सुनते हैं कि कुछ नहीं बना तो टीचर तो बन जाएगा. तो ऐसा नहीं है. आपको एक अंदर से ही एक जुनून, एक पैशन होना चाहिए इस बात का कि टीचर भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है ना. ये एक कहते हैं ना, टीचर एक सड़क है जहाँ पर उस पर चढ़ के पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना. तो ये बहुत अच्छी बात है. टीचर्स डे के लिए वो हमें सिखाते हैं सारी चीज़ें. और एक उनका जो हाथ हमारे ऊपर रहता है ना, आज हमारे ऊपर एक टीचर्स का हाथ रहा है, हमारे गुरुओं का हाथ रहा है. तो उस लेवल पर उन्होंने पहुंचा दिया है कि हम कैसे चीज़ों को अच्छे से अच्छे से समझ सकें, किस तरीके से हम चीज़ों को जांच सकें, है ना. तो ये बहुत बड़ी बात है. टीचर्स को हम कोई भी फीस नहीं दे सकते, ये बात हकीकत है, लेकिन उनकी जो दी गई शिक्षा जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में करती है, वो जीवन भर करती रहती है ना. तो टीचर्स डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. बशर्ते ये है कि हम अच्छे से उनकी दी गई शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है. ये देखा जाए तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एजुकेशन
बहुत इंपॉर्टेंस रहती है हमारे जीवन में, और टीचर्स और गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगेन मैं फिर से सभी टीचर्स को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से वो सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने टीचर्स का आदर करो, रेस्पेक्ट करो, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता वो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जो भी नई जनरेशन है जो अभी आ रहे हैं, मतलब जिनका 12th पास आउट हुआ है या फिर ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार कुछ नहीं बना तो टीचर बन जाऊँगा ना, तो आपके अंदर एक शुरू से ही एक जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि यार ठीक है, मतलब हम शुरू से ही इस चीज़ को लेके चले मुझे टीचर बनना है ना। तो एक लाइफ है, मतलब टीचर एक ज़िंदगी है, मैं तो कहता हूँ, है ना। तो इस चीज़ को आप इंडिकेट करो जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी भी बच्चे के साथ में, किसी भी जिस प्रोफेशन में आप हो, और या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ा रहे हो, कोचिंग में पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आप उस लाइफ को जी पाते हो, है ना। तो आप समझ पाते हो कि यार मतलब ये लाइफ है और मैं इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसका सॉल्यूशन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर क्या करता है, हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को निकालता है। ठीक है, तो मैं फिर से कहता हूँ कि टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, और हम सबके ऊपर जो है एक टीचर होना जरूरी है। अगर हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो तो एक टीचर हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उस कंट्रोल में रहते हैं, वो हमें वो गाइडेंस मिलता रहता है ना। तो इसलिए मैं फिर से रेस्पेक्ट करता हूँ उस टीचर की कम्युनिटी को, सारे टीचर्स लोगों को। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पिछली वीडियो में हमने अच्छे से समझा था कि नाउन एंड जो जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से समझा था, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं वो है नाउन एंड द केसेस। तो बेसिकली नाउन एंड द केसेस क्या होते हैं कि आपने बचपन में सुना होगा, जब हम हिंदी को पढ़ते हैं, हम हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं इंग्लिश में क्या हो जाते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, देन वोकेटिव केस। क्लियर है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा बनते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझो कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, देन उसके बाद में पजेसिव केस क्या होते हैं, और वोकेटिव केस क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो एक बार समझते हैं। केस मैंने आपको बता दिया है। केस का मतलब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो एक नाउन क्या करता है, वो एक रिलेशन को दर्शाता है, मतलब नाउन के साथ में। जैसे कोई भी अगर जैसे सपोज करते हैं हम एक वोकेटिव केस है या पजेसिव केस है, तो हमें एक संबंध है, हमारा एक रिलेशन है किसी भी चीज के साथ। ठीक है, तो उस चीज को ये दर्शाता है कि केसेस इस चीज को दर्शाते हैं कि कौन क्या चीज है। एक सेंटेंस हमारे पास, राहुल रॉट मैनी स्टोरीज इन हिंदी। ठीक है, अब ये सेंटेंस मेरे पास आ गया, देन हम कैसे समझेंगे इस सेंटेंस में कौन सा पजेसिव केस है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, या फिर कौन सा वोकेटिव केस है। ठीक है, तो एक सेंटेंस है राहुल रॉट, राहुल क्या हो जाएगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्या ये पजेसिव केस है, क्या ये नॉमिनेटिव केस है। देन रॉट, WROT ही, ये क्या है। ठीक है, उसके बाद और भी ज्यादा चीजें सेंटेंस में है, वो क्या चीज है। अब हम एक सेंटेंस में जो चीजें लिखी जाती हैं उनको समझेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, देन कौन सा नॉमिनेटिव है। और क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और आज की इस वीडियो के बाद जब हम ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देन हम ये समझ जाएंगे कि नॉमिनेटिव केस और सारे केसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो केसेस आपको समझ में आ गया। पहला पार्ट हमारा होता है, काइंड्स ऑफ केसेस का पहला पार्ट हमारा होता है, वो है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। देखो मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं। बेसिकली इसको हम कर्ता बोलते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, ये कारक होते हैं बेसिकली, लेकिन हमने इसको क्या बोल दिया, एक कर्ता कारक। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि ये कोई भी चीज को क्या कर रहा है, मतलब कार्य को करने वाला। ठीक है, जैसे राहुल रॉट, अब कोई भी व्यक्ति है जो स्टोरी को लिख रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो पोएम को लिख रहा है। ठीक है, तो लिख कौन रहा है, वो एक राहुल लिख रहा है। ठीक है, तो जो चीज जो लिखेगा, ध्यान से समझिए, जो जिस चीज को लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल, यहां से एग्जाम्पल से समझिए। इसकी डेफिनेशन को मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं
बुक से आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि नॉमिनेटिव केस हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राहुल wrote many poems in हिंदी। समझो आप इस चीज को, ठीक है। पहले सेंटेंस हमारे सामने आया है राहुल रॉट मैनी पोएम्स इन हिंदी, ठीक है। अब देखो राहुल लिख रहा है, कई सारी पोएम्स को लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है, ठीक है। लेकिन काम कर कौन रहा है यहाँ पर? सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जो काम को करेगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस बन जाएगा, ठीक है। राहुल, राहुल क्या कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा। राहुल क्या कर रहा है, राहुल काम को कर रहा है। इस पोएम को लिख कौन रहा है, इस पोएम को राहुल लिख रहा है, तो राहुल हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। देन रॉट, ये हमारा वर्ब हो जाएगी, वर्ब, ठीक है। अब समझो आप, सब्जेक्टिव को बेसिकली हम लोग बोलते हैं जो एक कर्ता कारक होता है, मतलब जो कार्य को करने वाला। तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा कि जो कार्य को कर रहा है उसको हम एक सब्जेक्टिव बोलेंगे, देन वही हमारा नॉमिनेटिव होगा। क्लियर है इतना? सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। द ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला मैंने? द ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग। अब देखो द ताजमहल, तो ये पूरा ध्यान से समझिए इसको, एक फेमस बिल्डिंग है। कौन सी फेमस बिल्डिंग है? देन रेड फोर्ट भी है, इंडिया गेट भी है जो फेमस बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है कि ताजमहल जो है वो एक फेमस बिल्डिंग है। ताजमहल हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एज हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक। क्लियर है इतना? तो ये हो गए हमारे नॉमिनेटिव केस। बेसिकली नॉमिनेटिव केस वो होते हैं कर्ता कारक जो कार्य को करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्लियर है इतना? इज के लिए उसका नॉमिनेटिव केस ताजमहल हो जाएगा, रॉट के लिए उसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस उसका राहुल हो जाएगा, ठीक है। लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है? राहुल लिख रहा है। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा नॉमिनेटिव केस। देन अब हम समझेंगे क्या है ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पहला था हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एक बार, कभी नहीं बोलेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिस पर प्रभाव डाला जा रहा है, जिस पर जोर डाला जा रहा है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, आप उस सेंटेंस में ये सर्च कर लो, ये ढूंढ लो कि किस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, या कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हम जोर सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। तो जिस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस चीज पर जोर डाला जा रहा है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड मनीषा, ठीक है। तो सेकंड है हमारा यू टीच हर, फर्स्ट है हमारा ही हेल्प्ड मनीषा। अब इसमें हम पहचानेंगे कि ऑब्जेक्टिव इसमें हमारा कौन सा है, ठीक है। एक बात बताओ, ही क्या हो जाएगा हमारा? पहले बताया था मैंने, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस, ठीक है, पहले बताया था। देन ही हेल्प्ड मनीषा। अब आप ये देखो कि उसने सहायता की, तो किसकी की? मनीषा की। मैंने आपके सामने बोला ही हेल्प्ड, उसने सहायता की, लेकिन भाई किसकी सहायता की? मनीषा की। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मनीषा पर। यह हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। क्लियर है इतना? सेकेंड है हमारा यू टीच हर, तुमने उसे पढ़ाया। किसे पढ़ाया? उससे पढ़ाया। मैंने कहा तुमने पढ़ाया, भाई किसे पढ़ाया? मैं पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ा रहा हूं? बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ा? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। भाई ऐसा तो है नहीं फालतू में पढ़ा रहा हूं, ऐसे मतलब बोल रहा हूं, बच्चों को तो पढ़ा रहा हूं ना। तो यू टीच, तुमने पढ़ाया, भाई किसको पढ़ाया? हर को। तो हर हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना?
जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला जा रहा है वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इस पर भी प्रभाव डाला गया, इस पर भी प्रभाव डाला गया, मतलब इसके बिना आप देखो काम नहीं हो सकता। उसने सहायता की, भाई पता नहीं किसकी सहायता की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी सहायता की है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो। यू टीच हर, तुमने पढ़ाया किसे, उसे पढ़ाया, मतलब जोर किस पर पड़ रहा है, हर पर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड होंगे जिस पर जो कार्य किया जा रहा है, जिस पर जोर डाला जा रहा है, जिस पर प्रभाव डाला जा रहा है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा, और भी जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते क्या है। अब जब आप हिंदी पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल की, तो आपको यहां से बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कर्म कारक मतलब जिस पर जोर डाला गया वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे एक कार्य किया गया, किसके द्वारा किया गया, भाई कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया, कोई तो व्यक्ति होगा जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है। वहीं पर अगर ये बोला जाए कि राहुल के द्वारा कार्य किया गया, भाई के द्वारा, किसके द्वारा, राहुल के द्वारा, तो जिसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, गिटार प्ले किया जा रहा है, ठीक है, तो किससे प्ले कर रहे हैं, ढोलक बजाई जा रही है, क्या बजाई जा रही है, ढोलक, प्ले कौन हो रहा है, गिटार। तो जो चीज पिट रही है, जिस पर प्रभाव डाला जा रहा है, जिस पर जोर डाला जा रहा है भैया, वही ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है इतना? तो वही यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस आपको बता दिया है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। देन और भी जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारा पजेसिव केस। तो नेक्स्ट होता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस संबंध कारक होता है। पजेसिव केस किसे बोलते हैं, संबंध कारक। जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था, केसेस वो होते हैं जब हम किसी का संबंध किसी से देखते हैं, किसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, वो हमारे केसेस होते हैं। बेसिकली पजेसिव केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पजेसिव केस पूछे जाते हैं। जहां से भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पजेसिव केस से क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, संबंध कारक होता है, मतलब किसी का किसी से कोई संबंध है, वो एक संबंध को दर्शाया जा रहा है। तो वहां पर हमें जैसे का, की, के, हिंदी में जब पढ़ेंगे ना, का, उसका संबंध इससे है। जैसे राहुल्स बुक, मतलब ये बुक है तो किसकी है, राहुल की है, एपोस्ट्रोफी एस जो लगाते हैं ना, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये इसका संबंध इससे है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दिस इज राहुल्स बुक। सेकेंड हमारा सी इज हिज वाइफ। ठीक है, अब देखो पजेसिव केस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज राहुल्स बुक, दिस क्या है बता चुके हैं, इज क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं, राहुल्स बुक इसका इसके साथ क्या है, संबंध है, मतलब यह बुक है भैया किसकी है, राहुल की है। जहां पर एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है वहां पर एक का मतलब समझ आ जाता है। जैसे इस चैनल का नाम है जिस पर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश सॉल्यूशन, मतलब इंग्लिश का हल, इंग्लिश का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे ही राहुल है मतलब राहुल की एक बुक है, समझो आप, ये किसकी है, राहुल की बुक है, इसका इसके साथ संबंध है, और यही तो पजेसिव केस है। ठीक है, तो पजेसिव केस वही होते हैं जिसका जिसके साथ जो संबंध होता है। सी इज हिज वाइफ, ये क्या है, सी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है, किसकी, हिज की, ये प्रोनाउन लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो पजेसिव केस नाउन और प्रोनाउन दोनों में काम करते हैं। बस आप थोड़ा इसको समझो कि कैसे चीजें काम हो रही हैं, आप इसको समझो कि कैसे चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। सी इज हिज वाइफ, वो उसकी पत्नी है, आप कहोगे किसकी, भैया हिज लिखा हुआ है, उसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये शब्द है उसकी पत्नी है। ठीक है, वह उसकी पत्नी है, मतलब एक संबंध यहां पर स्थापित हो गया, तो ये हमारा पजेसिव केस हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर आपको ऐसा लगा एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है और जहां संबंध जहां दर्शाया जा रहा है, पजेसिव केस हो जाएगा। क्लियर है इतना? नॉमिनेटिव केस समझ में आया, ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया, देन उसके बाद पजेसिव केस समझ में आया। इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे,
डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो नाउन और प्रोनाउन जो दोनों का क्या करते हैं, मतलब दोनों में ही होते हैं पजेसिव केस, उसको इंडिकेट करते हैं, तो वही हमारे पजेसिव केस होते हैं। एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा वोकेटिव केस। बेसिकली वोकेटिव केस हमारे क्या होते हैं, ये संबोधन कारक, सॉरी, ये संबोधन कारक होते हैं, ठीक है। वोकेटिव केस हमारे क्या होते हैं, संबोधन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को कोई भी संबोधन कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी को बुलाया मैंने, राहुल कम हियर, तो मैंने एक संबोधन किया कि यहाँ आओ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने किसी को इंडिकेट किया, मैंने किसी को से कुछ ऐसी बात बोली है जहां पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं कोई चीज को, वोकेटिव केस हो जाएगा। जब हम किसी से पूछते हैं, मैं बोलते हैं राहुल कम हियर राहुल, मतलब यहाँ आओ, मतलब संबोधन मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आओ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर राहुल, मैं कह रहा हूँ कम हेयर राहुल, राहुल यहाँ आओ। तो ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम संबोधन कर रहे हो किसी को कि यहाँ पर आ जाओ, है ना। यहाँ पर हम आदेश भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें वोकेटिव केस में। कैसे, आर यू गोइंग ब्रदर, मैं पूछ रहा हूं क्या भाई आप जा रहे हो, एक ऐसा लग रहा है जैसे संबोधन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको चीजें देखनी नहीं है, कैसे, आपको अंदर से थोड़ा समझना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पजेसिव केस आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, उसमें एपोस्ट्रोफी लगा था। अब आपने देख लिया कि ये तो ठीक है, जहां पर एपोस्ट्रोफी लगा है मतलब पजेसिव केस है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसे, कैसे पहचानेंगे कि ये पजेसिव केस होगा या कौन सा केस होगा। सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कौन सी चीज किससे कनेक्ट है। अगर कनेक्ट है तो पजेसिव केस होगा। और जहां पर देखा जा रहा है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि संबोधन हो रहा है, मतलब हम बुला रहे हैं किसी को, हम किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं, संबोधन का एक बोध कराया जा रहा है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए वोकेटिव केस होगा। और क्वेश्चन ऐसे ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब हम पढ़ते हैं केस टेबल। एक टेबल होती है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। तो एक है हमारे पास जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। एक है मेरे पास नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मैंने आपको पढ़ा दिया है। देन सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है हमारा पजेसिव केस, देन फोर्थ है रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, नॉमिनेटिव केस ये है हमारे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है। तो ये हमारे जो कर्ता कारक में यूज होंगे, ये हमारे नॉमिनेटिव केस हो जाएंगे। जैसे अगर हम आई एम डूइंग, मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, वी आर डूइंग दिस वर्क, हम सब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर गोइंग एवरीवेयर, तुम हर जगह जा रहे हो, तो ये क्या है, मतलब तुम जा रहे हो, ये कर्ता कारक है। तो ये हमारे जो मैंने लिखा है आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये नॉमिनेटिव केस में हमारे यूज होंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का हो जाएगा देम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही जो आगे हैं, आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे ना कि आई का कन्वर्ट हो गया किसमें, मी में, आप सोचोगे ये आई और मी में कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप तो एक्टिव में बोल रहे हो आई, फिर उधर कन्वर्ट हो जाएगा मी में, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। ये आपको आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि आई जो स्टेज, जो प्राइमरी जो स्टेज लेवल पर है, उनको तो बेसिकली ये जरूर याद होनी चाहिए। बेसिकली मोस्टली लोगों को ये पता होगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, पजेसिव केस ये होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, नॉमिनेटिव केस हमारे ये होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पजेसिव केस, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया है और पजेसिव भी पढ़ाया है। पजेसिव केस में दो होते हैं, एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और सेकंड होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव
और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होता है, माय, आवर, योर्स, हिज, हर, इट, देयर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे एडजेक्टिव में। अब आप सोच रहे होंगे एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर प्रोनाउन को हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तो उसके बाद एडजेक्टिव भी अच्छे से पढ़ाएंगे, बेसिकली एडजेक्टिव होते क्या हैं। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के जो हमारे केस हैं वो क्या हो जाएंगे, माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट, देयर्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, माई का माइन, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आवर का अर्स, योर्स का योर्स रहेगा, हिज का हिज, हर का हर्स, इट का कुछ नहीं होगा, देयर्स का देयर्स, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, अगर आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा, टेबल एक बार देख लो, एडजेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये वी एस देम सेल्फ है ना, तो ये ऐसा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें SELF नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, तो ये टेबल है हमारी किसकी, नाउन एंड केसेस की, जिसको हमें अच्छे से क्या करना है, याद करना है। इसको एक बार देख लेना है और उसको अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए, इसको अच्छे से देखना भी है। ठीक है, तो ये थी हमारी टेबल और डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स और सारी चीजें कि केस कैसे काम करते हैं और सारी चीजें, और ये वोकेटिव केस या फिर पजेसिव केस क्या होते हैं। ठीक है, पजेसिव केस क्या होते हैं एक बार मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं बता देता हूं। पजेसिव केस बेसिकली क्या होते हैं, जहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, वो भी हमारे क्या होते हैं, पजेसिव केस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल्स बुक, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये हमारा पजेसिव केस हो गया। देन द बुक ऑफ राहुल, अब देखो यहां पर तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है ना, दोनों में अंतर देखिए, लेकिन दोनों ही हमारे कैसे हैं, पजेसिव केस हैं। द राहुल्स मतलब राहुल्स बुक, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, समझ में आ गया, पजेसिव केस है। द बुक ऑफ राहुल, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, लेकिन राहुल की बुक ये दर्शाया जा रहा है। बेसिकली इसका मतलब भी मैंने आपको बताया है, संबंध का होता है। ठीक है, जहां पर का, की, के का बोध हो रहा हो, जहां पर का, की, के का बोध हो रहा हो, मतलब इसका संबंध इससे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका संबंध इससे। अब आप ऐसा मत करना कि जहां पर एपोस्ट्रोफी एस देखो तो वही पजेसिव केस होगा, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि ये सेंटेंस भी पजेसिव केस हो सकता है। लेकिन आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा कि द बुक ऑफ राहुल में राहुल की बुक, जब राहुल की बुक है वहां संबंध हो रहा है, मतलब वहां पर एक ऐसा बोध हो रहा है कि ये पजेसिव केस होगा। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करनी है अच्छे से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही रखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज्यादा अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले लगना चाहिए, नाउन के बाद लगना चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन जो मैंने आपको यहाँ पर अभी लिखा था टेबल में, वो नाउन के बाद आएगा कि नहीं आएगा। तो आज के लिए हम कितना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।